आज का मौसम कितना सुहाना है। ये कहते हुए वर्मा जी और सुनीता जी बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बारिश होने लगती है। वर्मा जी अपना जैसे ही छाता निकालते हैं, सुनीता जी कहती है, अरे बस कीजिए, रहने दीजिए, आपको तो पता है मुझे बारिश कितनी पसंद है, मुझे थोड़ा भीग जाने दीजिए। इस पर वर्मा जी कहते हैं, अरे नहीं, आप बीमार हो जाएंगी, फिर खाना कौन बनाएगा, मैं तो आपको बिल्कुल भी भीगने नहीं दूंगा। इस पर सुनीता जी मुस्कुराने लगती हैं। हाँ हाँ, पता है आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, इसलिए आप मुझे बीमार भी नहीं होने देते हैं। और वैसे भी एक दो बूंद गिरने से कोई बीमार नहीं हो जाता है। वर्मा जी कहते हैं, वो मुझे नहीं पता है, चलो छाते में आ जाओ। सुनीता जी मुस्कुराते हुए उनके छाते में आ जाती हैं और दोनों लोग बाजार से सामान खरीदकर घर की तरफ चले आते हैं। वर्मा जी सुनीता जी से कहते हैं, गर्मा गर्म चाय पिलाओ, तबीयत खुश हो जाएगी आज तो। जैसे ही वो चाय बनाकर उनको देती हैं, तभी आवाज़ आती है, बहुत देर हो चुकी है, शाम होने वाली है, अभी तक तो वर्मा जी के बेटे आए नहीं हैं। क्या करें वर्मा जी, आप बताओ। इस पर वर्मा जी कहते हैं, ठीक है, जिसे आना हो वो आ जाएगा, चलो ले चलो मेरी सुनीता जी को, आज अंतिम बार जी भर के देख लूं। अब ना तो सुनीता जी हैं, बस उनकी यादें ही रह जाएंगी। यह कहकर वर्मा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी उनका बेटा और बहुएं आ जाती हैं और वो पापा को संभालते हैं। कहते हैं, पापा आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूँगा, आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसा सुनकर वर्मा जी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और सारा कार्यक्रम समाप्त होता है। चिता को अग्नि देकर वर्मा जी जब घर आते हैं तो घर उन्हें काटने को दौड़ता है। वहाँ वो सुनीता को देखना चाहते हैं, उनकी आँखें तरस रही हैं, पर विडंबना ये है कि वो अब नहीं रही। अब यही सत्य के साथ वर्मा जी को जीना था। वो भाव विभोर हो गए और अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गए। दोनों बेटे उनके पास आते हैं और कहते हैं, पापा आप चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ नहीं रखूँगा, आपको अपने साथ लेके जाऊँगा। इस पर वर्मा जी कुछ बोलते नहीं हैं, वो शांत हैं और दीवालों को निहार रहे हैं। तभी उनकी बहू कहती है, पापा आप अपना सामान रख लो, हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे, आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। वर्मा जी ना चाहते हुए भी अपना सामान पैक करते हैं। सुनीता जी के बिना ये घर नहीं रहा। अब उनकी यादों को ही दिल में दबाए हुए वो अपने बेटा और बहू के घर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। सुबह सब तैयारी हो जाती है और वर्मा जी आखिरी बार घर को देखते हैं और सुनीता जी की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, मानो कि उनका सब कुछ छूट गया हो और उनकी ज़िंदगी यहीं रुक गई हो। यही सोचते हुए उनका मन भारी होता जा रहा था। बाबूजी, बाबूजी, हम पहुंच गए हैं,
उनके बेटे ने उन्हें आवाज़ दी। वो सुनीता जी की यादों में इतने खोए हुए थे कि बार बार कहने के बाद भी उन्हें नहीं सुनाई दे रहा था। तब उनका बेटा उनके कंधे पर हाथ रखता है और वो अचानक उनकी तरफ देखने लगते हैं। सुनीता, वो कहता है, पापा मैं हूँ, माँ तो हम सबको छोड़कर जा चुकी है, चलिए घर आ गया है। वर्मा जी नीचे उतरते हैं और उनका सामान लेकर उनका बेटा उनके पीछे पीछे चलता है। पापा, आपका कमरा मैं साफ़ करा देता हूँ, आप आराम कीजिए। वर्मा जी कमरे में पहुँचते हैं और अपना सामान रखते हैं। सुनीता जी की फ़ोटो को टेबल पर सामने ही रख लेते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। उनका मन अशांत था। सुनीता जी की यादों में इतना खोए हुए थे कि कब उनकी आंख लग गई उनको पता ही नहीं चला। वर्मा जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सुनीता जी के बिना उन्हें रहना पड़ेगा, पर ये तो जीवन का अटल सत्य है, जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। आज सुनीता जी, कल मेरा भी नंबर आएगा, ये सोचकर वर्मा जी उदास हो रहे थे और खुश भी थे कि एक दिन वो अपनी सुनीता से मिलेंगे। तभी उनके कानों में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो धीरे से उठकर कमरे से बाहर जाते हैं। देखते हैं उनका बेटा और बहू आपस में लड़ रहे होते हैं। बहू कह रही है, मैं और आपके पिता को नहीं रख सकती हूँ। इस पर उनका बेटा कहता है, धीरे बोलो, पापा सुन लेंगे। अरे प्रॉपर्टी एक बार हाथ में आ जाने दो, उन्हें हम घर से निकाल देंगे। ये सुनकर तो वर्मा जी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। किसी ने उन पर हजारों शस्त्रों से वार कर दिया हो। उनके तो हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो क्या सोचते थे और ये क्या सुना। अब वो क्या करें। वो रूम में आकर चुपचाप लेट जाते हैं, जैसे कुछ उन्होंने सुना ही। समय बीतता है। धीरे धीरे बहू और बेटे के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। एक दिन तो हद हो जाती है जब उनका बेटा घर के कागज़ लेकर अपने पापा के पास जाता है। कहता है, पापा ये लो, इस पर साइन कर दो। तब वर्मा जी कहते हैं, कैसे साइन? पापा, मैंने गांव का घर और ज़मीन बेच दी है। अच्छे खरीदार मिल गए हैं और पैसा भी अच्छा दे रहे हैं। इस पर वर्मा जी कहते हैं, अभी मैं उसे नहीं बेचना चाहता हूँ। तो उनका बेटा कहता है, क्यों नहीं बेचना चाहते हैं? अच्छे पैसे मिल रहे हैं और क्या चाहिए आपको? वर्मा जी कहते हैं, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच कर बताता हूँ। इस पर उनका बेटा कागज़ नीचे फेंक कर बाहर की तरफ बड़बड़ाते हुए चला जाता है। कब तक मैं आपको झेलूँगा? कब तक यहाँ रखूँगा? मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। वर्मा जी समझ चुके थे कि जो जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोचा कि वो अपने छोटे बेटे से बात करेंगे। एक दिन की बात है कि उनका छोटा बेटा और बहू उनसे मिलने के लिए आए। इस पर वर्मा जी ने कहा, बेटा सुनो, तुम्हारे बड़े भाई मुझसे ज़बरदस्ती कागज़ पर साइन करवा रहे हैं, तुम बताओ मैं क्या करूं? इस पर उनका बेटा कहता है
कि भाई सही तो कह रहे हैं, बेच दो, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। ये सुनकर वर्मा जी शॉक्ड हो जाते हैं। यानी कि दोनों भाई मिले हुए हैं। वर्मा जी कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों बेटे उन्हें समझाते हैं, पापा आप इतना बड़ा घर और ज़मीन का क्या करोगे, आपको तो रहना हमारे साथ ही है, सब बेच दो, मैं आपको अच्छे से रखूँगा। वर्मा जी कहते हैं मुझे थोड़ा समय दो। इस पर बड़ा बेटा भड़क जाता है। समय मांगते मांगते 6 महीने गुजर गए हैं। आखिर कब आप साइन करोगे? वर्मा जी कहते हैं मैं साइन नहीं करूँगा, मैं अपना घर नहीं बेचूँगा, उसमें सुनीता जी की यादें हैं। इस पर उनके बेटे कहते हैं माँ तो मर गई हैं, अब क्या घर भी उन्हीं को दान में दे दोगे? क्या करोगे उस घर का? वर्मा जी उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये कैसे बच्चे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, इन्हें किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं है, इन्हें तो सिर्फ पैसे दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी दिख रही है, मेरी फीलिंग से इन्हें कोई मतलब नहीं है। दोनों बेटे और बहुएं वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। 1-2 दिन के बाद उनका व्यवहार और भी खराब होने लगता है। वे तो ना बाबूजी से बात करते, ना उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं, उनका खाना भी उनके रूम में ही भेज देते। अब एक दिन वर्मा जी कहते हैं कि बेटा मुझे अपने घर जाना है। इस पर उनका बेटा कहता है पहले साइन करो, उसके बाद ही आप घर जाओगे। वर्मा जी मना कर देते हैं। इस पर बेटा गुस्से में कहता है कि जब तक आप साइन नहीं करोगे आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इस पर वर्मा जी कहते हैं हद हो गई है, मेरा पैसा मेरा घर, मैं तुम्हें क्यों बेचूं? मुझे नहीं बेचना है, एक बार में तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? इस पर उनका बेटा उन्हें धक्का देके कमरे में बंद कर देता है और घर वालों से कहता है कोई भी इन्हें कुछ खाने के लिए नहीं देखता हूँ ये साइन कैसे नहीं करते हैं। जब ये भूखे प्यासे रहेंगे तो इनका दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वर्मा जी उठते हैं तो देखते हैं कि उनका दरवाज़ा खुला हुआ है। वो थोड़ा सोचने लगते हैं। बाहर निकलते हैं तो घर का माहौल एकदम शांत होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ। तभी नौकर आता है और कहता है बाबूजी, मालिक और मालकिन 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। मैंने आपका खाना बना दिया है और कुछ चाहिए हो तो आप बता दो। मैं भी 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। जब तक मालिक और मालकिन नहीं आते हैं तब तक आप यहीं रहना। वो आ जाएंगे तब फिर आपको वो घर भेज देंगे। ये सुनकर वर्मा जी खुश हो जाते हैं और ये कहकर नौकर वहाँ से चला जाता है। वर्मा जी खाते हैं, पीते हैं और आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद उनका मन करता है कि वो थोड़ा बाहर टहल ले जाकर। जब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो लॉक लगा होता है। वो सोचते हैं कि ये लॉक क्यों लगा है। वो इधर उधर आवाज़ देते हैं पर कोई वहाँ आवाज़ नहीं सुनता है। वर्मा जी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर भी उन्होंने सोचा कि 2 दिन के बाद तो बेटा और बहू आ ही जाएंगे, तब मैं उनसे बात कर लूँगा। ये सोचकर वो अपने रूम में चले जाते हैं और सुनीता जी की यादों में खो जाते हैं। ऐसे करते हुए 5 दिन बीत जाते हैं। ना तो उनके बेटा और बहू आए और ना ही उनका नौकर आया।
अब वर्मा जी को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। घर में उधर उधर देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पानी भी ख़त्म हो रहा था। अब वो क्या करें? उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये हो ना हो इनकी बहू और बेटे की ही चाल है। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा और बेहोशी की हालत में वो बड़बड़ा रहे थे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और ऐसा कहते कहते उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखती है, कोई उनकी तरफ आ रहा होता है। और जब वो आँख खोलते हैं तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। उनका बचपन का दोस्त उनके पास बैठा है और वो कह रहा है, अरे वर्मा, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तब वर्मा जी फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला? तब उनका दोस्त कहता है कि मैंने आपके बेटे को बहुत बार कॉल किया पर उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, तो मुझे आपकी चिंता होने लगी। जैसे तैसे मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया तो दरवाज़ा बंद था, मुझे लगा आप भी उनके साथ गए हो। तभी आपका नौकर मिलता है और वो मुझे बताता है कि बाबूजी को इस प्रकार उनके बच्चों ने घर में नज़रबंद कर दिया। यह सुनकर मैं घबरा जाता हूँ और उससे मिन्नतें करता हूँ कि दरवाज़ा खोल दो। तो वो कहता है, मैं दरवाज़ा तो खोल दूँगा पर आप किसी को बताना मत, वरना मालिक मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वो हामी भर देता है, कहता है, इस प्रकार मैं तुम्हारे पास पहुँचा। वर्मा जी कहते हैं, मुझे तो लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा। मेरे और बेटा और बहू इतने अत्याचारी और दुष्ट निकलेंगे मुझे नहीं पता था। वो मुझे मारना चाहते थे। ये मेरे खिलाफ एक साजिश थी उनकी, जिससे मैं मर भी जाता और उन पे इल्ज़ाम भी नहीं आता। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं अपनी सुनीता जी की यादों के साथ अपने उसी घर में रहूँगा जहाँ मेरी सुनीता जी रहती थी। तभी उनके बहू और बेटे आ जाते हैं। क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ? ये आपकी हालत कैसी हुई? तब वर्मा जी कहते हैं, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी और कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना था तुमने अब कर लिया, अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और तुम्हें जेल करवाऊंगा। इस पर उनका बेटा और बहू माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, पिताजी हमें माफ़ कर दो, घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। इस पर वर्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तभी छोटा बेटा कहता है, हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, वो मेरे साथ रहेंगे। वर्मा जी कहते हैं, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, मैं अपने घर जाऊँगा और सुनीता जी की यादों के साथ ही रहूँगा। इस पर दोनों बेटे झगड़ने लगते हैं। वर्मा जी कहते हैं, मुझे सब पहले ही समझ जाना चाहिए कि तुम्हें अपने माँ बाप से नहीं, पैसों से प्यार है। मुझे समझने में थोड़ी देर लग गई। मैं समझ चुका हूँ कि तुम किसी के नहीं हो सकते हो। जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज तुमने उसे एक एक दाने के लिए तरसा दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, तुम तो चाहते ही थे मैं मर जाऊं। अरे धिक्कार है ऐसे बेटे पर, ऐसी बहू पर जो तुमने हमारे साथ किया है। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब तुम्हारे बेटे बड़े होंगे और तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक बाप पर क्या बीतती है। इस पर दोनों बेटे माफ़ी मांगने लगते हैं। पिताजी हमें माफ़ कर दो, हम आपके बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई।
वर्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे साथ रहूँगा, ना ही तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और पैसे में कुछ भी दूँगा। इस पर रमेश कहता है, तो हम भी आपकी चिता को आग नहीं देंगे। वर्मा जी कहते हैं, मैं जानता था तुम यही बोलोगे। तुम अपनी नीची सोच दिखाना नहीं छोड़ोगे। तुम कितना गिर सकते हो वो मैं देख चुका हूँ। तुम्हें मेरी चिता में आग देने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए आज से मर चुके हो। वो अपने दोस्त से कहते हैं, दोस्त मुझे यहाँ से ले चलो, अब मैं एक पल भी इन लोगों को नहीं देखना चाहता हूँ। और ये कहकर वर्मा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। दोस्त उन्हें गले से लगा लेता है, कहता है कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वर्मा जी अपने गांव लौटकर खुश हैं और वो सुनीता जी की यादों के सहारे अपना बाकी बचा हुआ जीवन काट देंगे। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ बाप की क्या गलती होती है जो वो अपने बच्चों के लिए सब प्रकार के सुख सुविधा इकट्ठा करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कमा सकें। और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो उनकी थोड़ी सी सेवा कर सकें। सेवा तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी ही दे दें वो भी बहुत होता है। पर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें वो माँ बाप ही नहीं अच्छे लगते हैं। रोटी देना तो बहुत दूर की बात है, ना ही वो उनके साथ रहना चाहते हैं। पर हाँ, उनकी प्रॉपर्टी और पैसा उन्हें ज़रूर चाहिए। बच्चे तो इतना गिर जाते हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में फेंक कर आते हैं, कुछ तो घर से निकाल देते हैं, और जो कोई भी अपने घर में मजबूरी बस माँ बाप को रखता है तो उन पे अत्याचार करते हैं। कैसे भी वो मर जाएं या घर से चले जाएं, यह सोच सोच कर उन्हें खाने के लिए तरसा देते हैं। क्या वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके बच्चे भी ये सब देख रहे होते हैं और वो भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार उनके बुढ़ापे में करेंगे। पर पता नहीं क्यों उनकी सोच पर ताले लगे होते हैं और वो ऐसा करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। उन्हें लगता है उनके बेटा और बहू उनकी बहुत सेवा करेंगे, पर ये गलत है। जैसा तुम व्यवहार अपने माँ बाप के साथ करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। यहाँ पर ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। जैसा तुम व्यवहार अपने साथ चाहते हो, वैसा ही अपने माँ बाप के साथ करो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, तो वही बच्चे आपके सीखेंगे और आगे चलकर वो भी आपको उतना ही सम्मान और प्यार देंगे। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा व्यवहार करना और पाना चाहते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस या नो लिखें। आपको मेरी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत